कहानी का नाम पदचिन्ह। बात बहुत छोटी सी थी, किंतु अपने आप में गहरा अर्थ लिए हुए थी। मेरा बेटा पंकज उस समय 2 साल का था जब मैं और मेरे पति संजीव मुंबई घूमने गए थे। समुद्र के किनारे जुहू बीच पर हम रेत पर नंगे पांव चलने में बहुत खुश हो रहे थे और नन्हा पंकज रेत पर बने हमारे पैरों के निशानों पर अपने छोटे छोटे पांव रखकर चलने की कोशिश कर रहा था। उस समय तो मुझे उसका ये बचपना बहुत अच्छा लगा था, किंतु आज 25 वर्ष बाद नर्सिंग होम के कमरे में लेटी हुई मैं उस बात में छुपे अर्थ को समझ पाई थी। हफ्ते भर पहले पड़े सीवियर हार्ट अटैक की वजह से मैं जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ वे पल संजीव के लिए कितने कष्ट कर रहे होंगे। किसी अनहोनी की आशंका से उनका गोरा रंग स्याह पड़ गया था। माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें और भी गहरा गई थी। जीवन के इस वक्त पर पति पत्नी का साथ क्या मायने रखता है, इसे शब्दों में जाहिर कर पाना नामुमकिन है। नर्सिंग होम में आए दिन 6 दिन हो गए थे। मुझे ज्यादा बोलने की मनाही थी, फिर भी नर्सों की आवाजाही और रिश्तेदारों के आने जाने से समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। अगली सुबह डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और संजीव से बोले, कल सुबह आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, किंतु अभी इन्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। घर जाने की बात सुनते ही मैं खुश होने के बजाय उदास हो गई थी। मन में बेचैनी और घुटन का एहसास होने लगा था। फिर वही दीवारें, खिड़कियां और उनके बीच पसरा हुआ भयावह सन्नाटा। उस सन्नाटे को भंग करता मेरा और संजीव का थोड़ी सी बातचीत, और फिर वही सन्नाटा। बेटी परिणीति का जब से विवाह हुआ, बेटा पंकज नौकरी की वजह से दिल्ली गया, वक्त की रफ्तार मानो थम सी गई है। शुरू में एक आशा थी कि पंकज का विवाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, किंतु सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्द इंसान को झूठी तसल्ली देने के लिए बने हैं। लगभग सब कुछ ठीक कभी नहीं होता। बस एक झूठी आशा, झूठी उम्मीद में इंसान जीता रहता है। मैं भी इस झूठी आशा में कितने ही साल जीती रही। सोचती थी जब तक संजीव की नौकरी है, कभी बेटा बहू हमारे पास आ जाया करेंगे, कभी हम उन दोनों के पास चले जाया करेंगे, और संजीव के रिटायरमेंट के बाद तो पंकज अपने साथ हमें दिल्ली ले ही जाएगा। किंतु सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है। पंकज के विवाह के बाद कुछ समय तक आने जाने का सिलसिला चला भी। पोते ध्रुव के जन्म के समय मैं 2 महीने तक दिल्ली में रही थी। संजीव रिटायर हुए तो दिल्ली के चक्कर अधिक लगने लगे। बेटे बहू से अधिक पोते का मोह अपनी ओर खींचता था। वैसे भी मूलधन से ब्याज अधिक प्यारा होता है। ध्रुव की प्यारी मीठी मीठी बातों ने हमें फिर से हमारा बचपन लौटा दिया था। ध्रुव के साथ खेलना, उसके लिए खिलौने लाना, छोटे छोटे स्वेटर बनाना कितना आनंददायक था। सब कुछ लगता था ध्रुव के चारों तरफ ही हमारी दुनिया सिमट कर रह गई थी। किंतु जल्दी ही मुट्ठी में बंद रेत की तरह खुशियां हाथ से फिसल गई। जैसे जैसे मेरा और संजीव का दिल्ली जाना बढ़ता गया, नैना का हमारे ऊपर लुटता प्यार कम होने लगा और उसकी जगह ले ली उपेक्षा ने। मुंह से कुछ भी ना कहा, कोई ऐसी बातें शायद शब्दों की मोहताज होती भी नहीं, किंतु मुझे पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। भयभीत थी वह उस ख्याल से कि कहीं मैं और संजीव उसके पास दिल्ली शिफ्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं था कि पंकज नैना के इस बदलाव से पूरी तरह अनजान था, किंतु वह भी नैना के व्यवहार की शुष्कता को नजरअंदाज कर रहा था। मन ही मन शायद वह भी समझता था कि माँ बाप का उसके पास आकर रहने से उनकी आज़ादी में बाधा पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। उसके और नैना के बीच व्यर्थ की कलह शुरू हो जाएगी, और ऐसा वह कदापि नहीं चाहता था। मैंने अपने बेटे पंकज का विवाह कितने चाव से किया था। नैना के ऊपर अपनी भरपूर ममता लुटाई थी, किंतु मैंने एक गहरी सांस ली। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। शरीर में और भी शीतलता महसूस हो रही थी। मन में न जाने कैसा कैसा हो रहा था। माँ बाप इतने जतन से बच्चों को पालते हैं, और बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के लिए, बुढ़ापे में उनका सहारा तक बनना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं उन्हें। आक्रोश से मेरा मन भर उठा था। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने पंकज को? इस विचार ने जैसे ही मेरे मन को मथा, तभी मन के भीतर कहीं छनक की आवाज हुई, और अतीत के आईने में मुझे अपना बदरंग चेहरा नजर आने लगा। अतीत की न जाने कितनी कटु स्मृतियां मेरे मन की कैद से छुटकारा पाकर जहन में उभरने लगी। मेरा संजीव से जिस समय विवाह हुआ, वे आगरा में एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स अफसर थे। वे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे लड़के थे। मेरी सास धार्मिक विचारों वाली सीधी सादी महिला थी। विवाह के बाद पहले दिन से ही उन्होंने माँ के
सामान मुझ पर अपना इसने लुटाया। मेरे नाज नखरे उठाने में भी उन्होंने कमी नहीं रखी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर मैं या तो साज श्रृंगार करती या फिर पत्रिकाएं पढ़ती रहती, और वह अकेली घर का कामकाज निपटाती। उनमें ना जाने कितना सब्र था कि उन्होंने मुझसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। संजीव को कभी कभी मेरा काम न करना खटकता था। दबे शब्दों में वे अम्मा की मदद करने को कहते, किंतु मेरे माथे पर पड़ी त्योरियां देख खामोश रह जाते। धीरे धीरे सास की झूठी झूठी बातें कहकर मैंने संजीव को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे संजीव और उनके माँ बाप के बीच संवादहीनता की स्थिति आ गई। आखिर एक दिन अवसर देखकर मैंने संजीव से अपना ट्रांसफर करा लेने को कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद वे सहमत हो गए। अभी विवाह को 1 साल ही बीता था कि माँ बाप को बेसहारा छोड़कर मैं और संजीव लखनऊ आ गए। जिंदगी भर मैंने अपने सास ससुर की उपेक्षा की। उनकी ममता को उनकी विवशता समझकर जीवन भर अनदेखा करती रही। मैंने कभी नहीं चाहा मेरे सास ससुर मेरे साथ रहें। उनका दायित्व उठाना मेरे बस की बात नहीं थी। अपनी आज़ादी, अपनी निजता मुझे अत्यधिक प्रिय थी। संजीव पर मैंने सदैव अपना आधिपत्य चाहा। कभी नहीं सोचा बूढ़े माँ बाप के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। इस पीड़ा और उपेक्षा को झेलते झेलते मेरे सास ससुर कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए। वास्तव में इंसान बहुत ही स्वार्थी जीव है। दोहरे मापदंड होते हैं उसके जीवन में, अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। अब जबकि मेरी उम्र बढ़ रही है, शरीर साथ छोड़ रहा है, मेरे विचार, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब मैं हैरान होती हूँ आज की युवा पीढ़ी पर, उसकी छोटी सोच पर। वे क्यों नहीं समझती कि बुजुर्गों का साथ रहना उनके हित में है। आज के बच्चे अपने माँ बाप को अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करते देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी बड़े होकर उनके साथ करेंगे। एक दिन मैंने नैना से कहा था, घर के बड़े बुजुर्ग आंगन में लगे पेड़ के समान होते हैं, जो भले ही फल ना दे, अपनी छाया अवश्य देते हैं। मेरी बात सुनकर नैना के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अनेक प्रश्न दिखाई दे रहे थे। उसकी खामोशी मुझसे पूछ रही थी, क्यों मम्मी जी, क्या आपके बुजुर्ग आंगन में लगे वृक्ष के समान नहीं थे? क्या वे आपको अपनी छाया, अपना संबल प्रदान नहीं करते थे? जब आपने उनके संरक्षण में रहना नहीं चाहा, तो फिर मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों? आहत हो उठी थी मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़कर, और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। उस समय अपने ही शब्द मुझे खोखले जान पड़ रहे थे। इस समय मन की अदालत में न जाने कितने प्रसंग घूम रहे थे, जिनमें मैं खुद को अपराधी के कटघरे में खड़ा पा रही थी। कहते हैं ना, इंसान सबसे दूर भाग सकता है, किंतु अपने मन से दूर कभी नहीं भाग सकता। उसकी एक एक करनी का वही खाता मन के कंप्यूटर में फीड रहता है। मैंने चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। शाम ढल चुकी थी। रात्रि की परछाइयों का विस्तार बढ़ता जा रहा था, और इसी के साथ नर्सिंग होम की चहल पहल भी थक कर शांत हो चुकी थी। अधिकांश मरीज गहरी नींद में सोए थे, किंतु मेरी आंखों की नींद वो विचारों की अंधियां न जाने कहाँ उड़ा ले गई थी। सोना चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। मन बेचैन था। एक असुरक्षा की भावना मन के घेरे हुए थी। तभी मुझे अपने नजदीक आहट महसूस हुई। चेहरा घुमाकर देखा। संजीव मेरे निकट खड़े थे। मेरे माथे पर हाथ रख रख प्यार से बोले, क्या बात है पूजा, इतनी परेशान क्यों हो? मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ। रुकते स्वर में मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। घबराओ मत। कल का सूरज तुम्हारे लिए आशा और खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। तुम्हारा बेटा, बहू तुम्हारे पास आ रहे हैं। संजीव के कहे इन शब्दों ने मुझ में एक नई चेतना, नई स्फूर्ति भर दी। सचमुच पंकज और नैना का आना मुझे उजली धूप सा खिला गया। आते ही पंकज ने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया है मम्मी, कितनी कमजोर हो गई हो। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से इन शब्दों को की भूल भुलैया में मैं विचरने लगी। एक नई आशा, एक नए विश्वास की नन्ही नई कोपले मन में अंकुरित होने लगी। व्यर्थ ही मैं चिंता कर रही थी। कल से न जाने क्या क्या सोची जा रही थी। हंसी आ रही थी अब मुझे अपनी सोच पर। जिस बेटे को 9 महीने को अपनी कोख में रखा, ममता की छांव में पाल पोस कर बड़ा किया, वे भला अपने माँ बाप की ओर से आंखें कैसे मूंद सकता है? मेरा पंकज ऐसा कभी नहीं कर सकता। नर्सिंग होम से मैं घर वापस आई तो संजीव और बेटे बहू क्या, घर की दीवारें तक जैसे मेरे स्वागत में पलके बिछा रही थी। घर में चहल पहल हो गई थी। ध्रुव की प्यारी प्यारी बातों ने मेरी आधी बीमारी को दूर कर दिया था।
पंकज अपने हाथों से दवा पिलाता, नैना गर्म खाना बनाकर आखिरी कर पूर्वक खिलाती। 6-7 दिन में ही मैं स्वस्थ नजर आने लगी थी। एक दिन शाम की चाय पीते समय पंकज ने कहा, पापा मुझे आए 10 दिन हो चुके हैं। आप तो जानते हैं प्राइवेट नौकरी है, अधिक छुट्टी लेना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, कब जाना चाहते हो? संजीव ने पूछा। कल ही हमें निकल जाना चाहिए, किंतु आप दोनों चिंता मत करना, जल्दी ही मैं फिर आऊंगा। अपनी ओर से आश्वासन देकर पंकज और नैना अपने कमरे में चले गए। एक बार फिर से निराशा के बादल मेरे मन के आकाश में छाने लगे। हताश स्वर में मैं संजीव से बोली, जीवन की सांध्य बेला में अकेलेपन की त्रासदी झेलना ही क्या हमारी नियति है? इन हाथ की लकीरों में क्या बच्चों का साथ नहीं लिखा है? पूजा, इतनी भावुकता दिखाना ठीक नहीं है, जिंदगी की हकीकत को समझो। पंकज की प्राइवेट नौकरी है, वह अधिक दिन यहाँ कैसे रुक सकता है? संजीव ने मुझे समझाना चाहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे गले से मैं बोली, यहाँ नहीं रुक सकता, किंतु हमें अपने साथ दिल्ली चलने को तो कह सकता है, या इसमें भी उसकी कोई व्यवस्था है? अपनी नौकरी, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, बस यही उसकी दुनिया है। बूढ़े होते माँ बाप के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं? पाल पोस कर क्या इसलिए बड़ा किया जाता है कि एक दिन वह हमें यूं बेसहारा छोड़कर चला जाएगा? शांत हो जाओ पूजा, संजीव बोले। तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा करना ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पंकज अभी उतना बड़ा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। हमने आज तक उसको कोई दायित्व सौंपा ही कहाँ है? पूजा, अक्सर हम अपनों से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बिना कुछ कहे ही वे अपने हमारे मन की बात समझ जाए, वही बोले जो हम उनसे सुनना चाहते हैं, और ऐसा होने पर दुखी होते हैं। पंकज का गुस्सा करने से बेहतर है तुम उससे अपने मन की बात कहो। देखना, यह सुनकर कि हम उसके साथ दिल्ली जाना चाहते हैं, वह बहुत खुश होगा। वो कुछ देर खामोश बैठी। मैं संजीव की बातों पर विचार करती रही और आखिर पंकज से बात करने का मन बना बैठी। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। इस भावना ने मेरे फैसले को बल दिया और कुछ समय के लिए नैना की उपस्थिति से उपजा एक अदृश्य भय और संकोच मन से जाता रहा। मैं कुर्सी से उठी, तभी दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे से नैना के पांव नजर आए। मैं समझ गई, पर्दे के पीछे खड़ी हुए हम दोनों की बातें सुन रही थी। मेरा निश्चय कुछ डगमगाया, किंतु अधिकार की बात याद आते ही उन्हें कदमों में दृढ़ता आ गई। पंकज के कमरे के बाहर नैना के शब्द मेरे कानों में पड़े। मम्मी ने खुद तो जीवन भर आजाद पंछी बनकर ऐश की, और मुझे अभी से दायित्वों में के बंधन में बांधना चाहती है। नहीं पंकज, मैं साथ नहीं रखूंगी। नैना से मुझे कुछ ऐसी ही नासमझी की उम्मीद थी, अतः मैंने ऐसा दिखाया मानो कुछ सुना ही ना हो। तभी मेरे कदमों की आहट सुनकर पंकज ने मुड़कर देखा। बोला, अरे मम्मी, तुमने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। पंकज बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहते कहते मैं हाँफने लगी। पंकज ने मुझे पलंग पर बिठाया, फिर खुद मेरे नजदीक बैठ मेरा हाथ सहलाते हुए बोला, हाँ अब बताओ मम्मी, क्या कह रही हो? बेटा, अब मेरा और तुम्हारे पापा का अकेले यहाँ रहना बहुत कठिन है। हम दोनों तुम्हारे पास दिल्ली रहना चाहते हैं। अकेले मन भी नहीं लगता। इससे पहले कि पंकज कुछ कहता, संजीव भी ध्रुव को गोद में उठाए कमरे में चले आए। बात का सूत्र हाथ में लेते हुए बोले, पंकज, तुम तो देख ही रहे हो अपनी मम्मी की हालत। इन्हें अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं है। इस उम्र में हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। पापा, आप दोनों का कहना अपनी जगह ठीक है, किंतु ये भी तो सोचिए, लखनऊ का इतना बड़ा घर छोड़कर आप दोनों दिल्ली के हमारे 2 कमरों के फ्लैट में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? जहां तक मन लगने की बात है, आप दोनों अपना रूटीन चेंज कीजिए। सुबह शाम घूमने जाइए, कोई क्लब अथवा संस्था ज्वाइन कीजिए। जब आपका यहाँ मन नहीं लगता है तो दिल्ली में कैसे लग सकता है? वहां तो अगल बगल रहने वाले आपस में बात तक नहीं करते हैं। मन लगाने के लिए हमें पड़ोसियों का नहीं, अपने बच्चों का साथ चाहिए। तुम और नैना जॉब पर जाते हो, इस कारण ध्रुव को क्रेच में छोड़ना पड़ता है। हम दोनों वहां रहेंगे तो ध्रुव को क्रेच में नहीं भेजना पड़ेगा, हमारा भी मन लगा रहेगा और ध्रुव की परवरिश भी ठीक से हो जा सकेगी। क्रेच में बच्चों को छोड़ना आजकल कोई समस्या नहीं है पापा, बल्कि क्रेच में दूसरे बच्चों के साथ पाकर बच्चा हर बात जल्दी सीख जाता है, जो घर में रहकर नहीं सीख पाता। इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि हम दोनों तुम्हारे साथ दिल्ली में रहें? संजीव कुछ उत्तेजित हो उठे थे।
कैसी बातें करते हैं पापा। चाहता मैं भी हूँ कि हम लोग एक साथ रहें, किंतु प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तभी नैना बोल उठी, इससे बेहतर विकल्प ये होगा पापा कि हम लोग यहाँ आते रहें, बल्कि आप दोनों भी कुछ दिनों के लिए आइए, हमें अच्छा लगेगा। कुछ शब्द पर उसने विशेष जोर दिया था। उनकी बात का उत्तर दिए बिना मैं और संजीव अपने कमरे में चले आए थे। शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था। मेरे भीतर भी कुछ गहरा होता जा रहा था। कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। हताश सी मैं पलंग पर लेट कर छत को निहारने लगी। वर्तमान से चिटक कर मन अतीत के गलियारे में विचरने लगा था। आगरा में मेरे सास ससुर उन दिनों बीमार रहने लगे थे। संजीव अक्सर बूढ़े माँ बाप को लेकर चिंतित हो उठते थे। रात के अंधेरे में अक्सर उन्हें फर्ज गौर करते हुए जैसे शब्द याद आते। खून जोश मारता। बूढ़े माँ बाप को साथ रखने को जी चाहता, किंतु सुबह होते होते भावुकता व्यावहारिकता में बदल जाती। काम की व्यवस्था और मेरी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए वे जल्दी ही माँ बाप को साथ रखने की बात भूल जाते। एक बार मैं और संजीव दिवाली पर आगरा गए थे। उस समय मेरी सास ने कहा था, संजीव बेटे, मेरी और तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अकेले पड़े पड़े दिल घबराता है, काम भी नहीं होता है। ये मकान बेचकर तुम्हारे साथ लखनऊ रहना चाहते हैं। इससे पहले कि संजीव कुछ कहे, मैं उपेक्षापूर्ण स्वर में बोल उठी थी, अम्मा, मकान बेचने की भला क्या जरूरत है। आपकी लखनऊ आने की इच्छा है तो कुछ दिनों के लिए आ जाइए। कुछ शब्द पर मैंने भी विशेष जोर दिया था। इस बात से अम्मा और बाबूजी बेहद दुखी हुए थे। उनके चेहरे पर न जाने कहाँ की वेदना और लाचारी सिमट आई थी। फिर कभी उन्होंने लखनऊ रहने की बात नहीं उठाई थी। काश वक्त रहते अम्मा की आंखों के सूने पन्ने में मुझे अपना भविष्य दिखाई दे जाता। तो क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है? जैसा मैंने किया वही मेरे साथ भी। मन में एक फूंक सी उठी। तभी एक दीर्घ निश्वास लेकर संजीव बोले, मैं सोच भी नहीं सकता था पूजा कि हमारा पंकज इतना व्यवहारिक हो सकता है। किस खूबसूरती से उसने अपने फर्ज, अपने दायित्व, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी किनारा कर लिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं संजीव। सच पूछो तो मैंने उसे ऐसा संस्कार ही कहाँ दिए जो वे अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, उनकी सेवा करे। मैंने हमेशा पंकज से यही कहा कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस बात को मैं भूल ही गई कि बच्चों के ऊपर माँ बाप के उपदेशों का नहीं, बल्कि उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है। चुप हो जाओ पूजा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, आज मुझे कह लेने दो संजीव। पंकज और नैना तो फिर भी अच्छे हैं, बीमारी में ही सही, कम से कम इन दिनों मेरा ख्याल तो रखा। मैंने तो कभी अम्मा और बाबूजी से अपनत्व के दो शब्द नहीं बोले। कभी नहीं चाहा कि वे दोनों हमारे साथ रहें। यही नहीं, तुम्हें भी सदैव तुम्हारा फर्ज पूरा करने से रोका। जब पेड़ ही बबूल का बोया हो तो आम के फल की आशा रखना व्यर्थ है। संजीव ने मेरे दुर्बल हाथ को अपनी हथेलियों के बीच लेकर कहा, हम इसमें दोष तो अकेले तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा। दिल छोटा मत करो पूजा। बस यही कामना करो हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। मैंने भाव विह्वल होकर संजीव का हाथ कस कर थाम लिया। हृदय की संपूर्ण वेदना चेहरे पर सिमट आई। आंखों की कोरों से आंसू बह निकले, जो चेहरे की लकीरों में ही विलीन हो गए। आज मुझे समझ में आ रहा था कि समय की रेत पर हम जो पदचिन्ह छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उन्हीं पदचिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पदचिन्ह कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।